हाय फ्रेंड्स, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो कि बहुत ही अलग अलग अंदाज में आपने उनको देखा है। कभी आप टीवी पे धृतराष्ट्र के रोल में नज़र आते हैं, कभी आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और फिर पिछले दिनों मराठी फिल्म में भी आप संभाजी के किरदार में नज़र आए, और अब आप हिंदी फिल्म में पहली बार एक मतलब मेन लीड रोल में डेब्यू करने जा रहे हैं रोमियो S3 से। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर अनूप सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमन। जय हिंद। तो सबसे पहले तो मतलब मैं जानना चाहूँगा आपकी जो ये यात्रा है अभिनय की, कि मतलब आपने इतने लंबे समय से, करीब एक दशक से भी ज़्यादा हो गया, और आपने अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये? बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सिर्फ सवाल भाषा का था, और भाषा सीखनी पड़ी। अगर वहाँ के उस वातावरण में आपको काम करना है तो भाषा थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले जब कलाकार बने तो सबसे पहले यही सोचे थे कि भाषा कोई भी हो, काम करना ज़रूरी है, काम आना ज़रूरी है, काम दिखना ज़रूरी है। इसलिए जब तमिल फिल्में आई तो उतनी भाषा पे जोर देकर सीखा। पहले सीखना मतलब जो स्क्रिप्ट्स आती थी उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसके हमें क्यों बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है हर एक्टर। जब आप एक्टिंग करते हैं तो ये तीन चीज़ें अपने हमेशा हम पूछते हैं कि क्या बोल रहा हूँ, किसको बात कर रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो अगर आप करें तो ऐसे करते करते अपना जर्नी शुरू किया। तो महाभारत से शुरू हुई, उसके बाद फिर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत रुचि आई। मल्टीलिंग्विस्टिक रहा हूँ, थोड़ा सा शौक है मुझे, अलग अलग लैंग्वेजेस का रहा है, तो वो एक्सप्लोर इन फिल्म के माध्यम से हुआ है और लोगों का बड़ा प्यार मिला है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो। शुरुआत अभिनय में करने के बाद फिर मैं देखा आपकी प्रोफाइल में कि कुछ समय आपने फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी फोकस हो गया था। हाँ, वो क्योंकि महाभारत खत्म हुई थी और टेलीविजन से फिल्मों की तरफ ध्यान करना था, तो अपने आप को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी था। तो अपने आप को कुछ अलग करके दिखाऊं ताकि वो टिकट बन जाए मेरा, कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, वरना वो उस चुंबल से निकल नहीं पाता मैं, क्योंकि टेलीविजन पे एक्टिंग करना और फिल्मों में एक्टिंग करना बहुत अलग अलग चीज़ें मानी गई हैं। सबसे पहले आउट ऑफ साइट जाना बहुत ज़रूरी था। जब आप आउट ऑफ साइट जाओगे तो आप अपने आप आउट ऑफ माइंड जाओगे जी। तो लोग भूल गए मुझे साल भर में। महाभारत खत्म होने के बाद कहाँ गए वो धृतराष्ट्र बन गए, कहाँ गए, ये सब लोग सोचते रहे उस टाइम पर। तब तक मैं अपनी बॉडी को चेंज कर रहा था। वो बॉडी बिल्डिंग में आने का कोई मकसद ऐसा नहीं था मेरा, मुझे सिर्फ गुस्से में अपनी बॉडी को बदलना था। बिकॉज जहाँ भी मैं कोशिश कर रहा था सब यही कह रहे थे अभी आप धृतराष्ट्र बने थे, शायद क्योंकि आप बड़े मोटे दिख रहे हैं। तो मोटापा गुस्से की वजह से कम करते करते मुझे पता चला कि लोकल कंपटीशन हो रहा है जो धीरे धीरे मिस्टर इंडिया का हो रहा है। हम सोचे उस टाइम पर अब क्या लोग थोड़ी ना धृतराष्ट्र के रूप में पहचानेंगे, अब बॉडी इतनी अच्छी बन गई है, स्विमिंग ट्रंक्स में जाएंगे ऊपर, एंजॉय करेंगे, थोड़ा पोस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि डाइट कर रखा था हमने जी। 1 साल तक डाइट कर रखे थे, दाल चावल तक छोड़ रखा था। तो आप सोचिए सपने में दाल चावल आना कितना दुख होता है। तो कंपटीशन जीत गए तो दाल चावल वो सपना साइड में रह गया। मैंने कहा अगर जीत ऐसी होती है तो फिर भूख भी हट गई मेरी। तो फिर हमने कहा चलो मिस्टर एशिया कर लेते हैं। तो एशिया में सिर्फ 23 नेशंस थे, तो उनको हरा के फिर जीते। फिर धीरे से लगा कि यार अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब 1 महीने में ही मिस्टर वर्ल्ड हो रहा है, तो जाते हैं ज़रा वर्ल्ड में भी कुछ करते हैं, देश के काम आते हैं, वरना ये धीरे धीरे बुढ़ापे में कहाँ देश के काम कैसे आएंगे वरना। तो जाके वो जीत गए, तो मकसद भी पूरा हो गया, देश के भी काम आ गया। और जब वो न्यूज़ आई बाहर कि महाभारत के धृतराष्ट्र बने मिस्टर वर्ल्ड, तो वो बहुत पॉपुलर हो गया था उस टाइम पर गूगल पे जी। तो उसको एनकैश करने के लिए एक तेलुगु के और तमिल के प्रोड्यूसर है, उन्होंने वो उस टाइम पर एक ऐसे रोल की तलाश में थे, एक ऐसे एक्टर की तलाश में थे जो NRI बने, दिखने में एकदम स्मार्ट रहे, बॉडी बहुत अच्छी रहे, हीरो से भी ज़्यादा रहे। तो वो ऐसे में योग बातचीत में वो आए, बॉम्बे आए, उन्होंने नरेशन दिया। मैंने कहा हाँ मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। और मैं वहाँ गया अगले दिन, मुझे पता भी नहीं है, मेरे रूम में सारे आउटफिट्स आ गए हैं, ये सीन्स हैं, ये आपको कल से चालू करना है शूटिंग। अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ, तो एकदम सेकंड्स में हो गया वो चेंज। तो ऐसे बॉडी बिल्डिंग वाज अ कैटलिस्ट बोलते हैं ना, बस वो था। फिर फिल्मों में वो मेरा टिकट आ गया वहाँ से, तो वहाँ से बस। तो ये तो आपने बहुत अच्छा मतलब एक जरिया बताया है कि अमूमन मतलब लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि टीवी से फिल्मों में कैसे शिफ्ट किया जाए, उसके लिए 5-5, 8-8 साल रुकना पड़ता है आपको, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपको मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं समझूंगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो भी अलग था कि फिल्मों में पहले तो विलन्स के रोल प्ले करे,
क्योंकि हीरो तक दूर दूर तक था नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे लगता था कि हीरो बनने की जो, क्योंकि हमने तमिल तेलुगु कन्नड़ा में जो भी देखे हैं स्टार्स, वो सब कहीं ना कहीं बहुत सुपरस्टार के बेटे हैं आज की तारीख में। तो हमें ऐसा हमेशा लगता था कि ये सुपरस्टार्स के बेटे तो यही बनेंगे हीरो, बाहर के आदमी को क्यों बुला के उसको विलन बना सकते हैं। जी 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 जी। फिर मेरे जीवन में एक चमत्कार ऐसा हुआ कि श्री जयंतीलाल गाड़ा करके नाम है उनका, पेन स्टूडियोज के मालिक हैं वो, गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रोड्यूसर हैं, RRR के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। तो उनसे मुलाकात हुई 1-2-3 बार, और उनको मैंने अपने मन की सब बातें बताई कि सर मैं आगे आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्या करूँगा मुझे भी नहीं जानता, बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो उनको वो मेरा फिल्मोग्राफी कहीं ना कहीं देख के उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास मुझ में जो दिखा, जो शायद मुझ में भी नहीं था वो अपने आप को लेकर उस टाइम पर, उन्होंने बोला कि अब तुम मत करो, विलन सब बंद, अब हम तुमको हीरो में लॉन्च करेंगे। वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी क्योंकि एक आउटसाइडर को अचानक से ओवरनाइट कोई ऐसे लॉन्च करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी फिल्म पर इतना पैसा खर्च करना बिना कुछ सोचे, बहुत बड़ी बात। मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से आभारी हूँ सर का। 1 नहीं 2 फिल्में बन के तैयार हो गई तुरंत। और फिर वो जिम्मेदारी जो आई, अचानक मन में ख्याल आया कि साउथ में क्या हो गया था, जब मैं काम कर रहा था 15 फिल्में कर ली तकरीबन मैंने, तो 13वीं 14वीं फिल्म तक धीरे धीरे लगने लगा था कि यार मैं अब बोर हो रहा है मुझे। मैं सिर्फ आती है ना अंदर से आवाज़ कि तुमने कर लिया, ये तुम्हें सब पता है, अब इसके आगे क्या, तुम्हारा प्रमोशन क्या होगा, आप सोचते हैं ना कि इसके अलावा कुछ तो मिसिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है करने में एक्टिंग। सेम मेरे कैरेक्टर का फेट वैसे ही हो रहा है हर फिल्म में। हम बोले करें क्या, तो वो बहुत हम सवाल पूछते थे ऊपर। अब वो तैयार कर रहा था मुझे शायद वो एक्सपीरियंस रोमियो स्त्री के लिए, और आप रोमियो स्त्री देखिए, आप बन के आपके सामने हाजिर है एकदम रेडी है। एकदम आप, मैं देखा कि फिल्म में एकदम सिंघम वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। अब पुलिस वाला कोई भी हो, ऑन स्क्रीन हो ऑफ स्क्रीन हो, वो सिंघम ही होता है। हम सिर्फ उनको सेलिब्रेट करते हैं पर्दे पे कैरेक्टर्स के माध्यम से जी। मगर बहुत फेयर्स और अमेजिंग कैरेक्टर है DCP संग्राम सिंह शेखावत का। बाकी आप फिल्म देख के आप ही मुझे बताइएगा, जब आप रिव्यू डालोगे कैसा लगेगा, तो हम भी पढ़ेंगे फिर आपको कैसी लगी। तो ये तो बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी हो गई कि पहले टीवी, फिर उसके बाद फिर फिल्म में विलेन के रोल, और अब फिर सीधे लीड एक्टर के रोल में। तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अपने अंदर से भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी तक आप विलेन के रोल करने के आदी थे, लेकिन अब आप हीरो का रोल कर रहे हो, क्योंकि आवाज़ आई ना अंदर से कि भाई मैंने कर लिया जितना मुझे करना था, मैं सीख रहा था। देखिए हर रोल कुछ ना कुछ सिखा रहा था, एक्टिंग सिखा रहा था। आप एक होती है, आप एजुकेशन लेके आते हैं, फिर आप यहाँ पर CV अप्लाई करते हैं, फिर आपको जॉब मिलती है, बराबर जी। अब आप उस जॉब में धीरे धीरे शुरू में लगते हैं, नया एनवायरनमेंट है, आप फास्ट फॉरवर्ड करिए 5 इयर्स, आप वही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी कि नहीं, आपको लगेगा मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही हूँ, मैं टॉप फ्लोर कब जाऊँगा, यहाँ से शिफ्ट कब होऊंगा ऊपर। वो चीज़ हमारे एक्टिंग कला में भी हमको लगती थी जी, कि अब रोल का जो स्टीरियोटाइप होने लग गए थे धीरे धीरे, कि सेम NRI रोल्स आ रहे लगे थे। कई रोल्स को तो मैंने मना कर दिया था करना, बाद में मैंने कहा नहीं यार, सेम टाइप का रोल मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल मुझे नहीं करना। फिर अब वो जब आपको सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत हो और तब आप मना कर रहे हो, तो उसका मतलब आप सच में अपने अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ। आपने इतना बढ़िया लुक मेंटेन किया हुआ है, तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आपको जो विलेन के रोल मिले, तो उसमें आपके जो अंदाज है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा? अंदाज तो नहीं, जैसा कैरेक्टर का जो हमें परिभाषा दी जाती है हम उसमें डल जाते हैं, तभी तो कलाकार कहलाते हैं ना जी। आप ये रोल है, ये करना है, लंबे बाल रखने हैं, ठीक है, दाढ़ी मुंडवानी है, ठीक है, बाल मुंडवाने हैं, ठीक है, कैरेक्टर में सूट हो रहा है, तो वैसा अंदाज तो देखिए जो लिखावट होती है ना कैरेक्टर की, उससे निकल के आता है। हम तो सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट के बाहर का कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कैरेक्टर है, मुझे साइको बनना है, तो अचानक से उसमें लिखा जाता है स्क्रिप्ट में कि बहुत वल्नरेबल है, अचानक से हंसते हंसते अचानक गुस्सा हो जाता है। अब दिखाना तो मुझे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो अंदाज उसमें वहाँ हमारा आता है कि इसको ऐसा दिखाना है, तो इस भाव को मैं कैसे दिखाऊं, कौन से लाइन पर अचानक से हंसना बंद कर दूं तो लोगों को भी हंसी आए, तो वो हम वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो अंदाज तो बनाए जाते हैं सेट पर, हम सिर्फ कला लेके जाते हैं कि भाई ढाल लो, हमको जो आता है हम करना पसंद करते हैं, हम कर लेंगे टाइम से। अभी आप पिछले दिनों मराठी मूवी में भी नजर आए, आपने संभाजी का किरदार किया, छत्रपति संभाजी महाराज का ही है, बहुत नामचीन है, बहुत सेलिब्रेटेड वॉरियर है। संभाजी बोलते ही वो
उनकी गरिमा छोटी हो जाती है। वह छत्रपति संभाजी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, छत्रपति संभाजी महाराज अभी कौन है जी। अभी जो मतलब हिंदी फिल्म भी आई छावा, उसने बहुत अच्छा मतलब बहुत शानदार सब लोग जान गए उनको उनके बारे में, मगर आपने उससे पहले भी आपकी फिल्म रिलीज हो गई थी। मेरे उसके 3-4 महीने पहले मेरी फिल्म आई। जी जी जी। तो वो कैसा अनुभव आपका रहा, और आपने जब ये फिल्म देखी तो फिर आपके मन में क्या ख्याल आया? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, पहले हमारी फिल्म बन रही थी, बराबर, छत्रपति संभाजी महाराज की। हमारी रीजनल फिल्म थी, मराठी ऑडियंस के हिसाब से थी। और छत्रपति संभाजी महाराज एक मराठा वॉरियर योद्धा थे। तो जो हमारे मराठी इतिहासकारों ने और जो मराठी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसरों ने जो हमारी फिल्म बनाई है, वो बहुत हाईली सेंटिमेंटल वैल्यू पर बनाई है, क्योंकि वो लोग, उन्होंने उनका इतिहास पढ़ा है और वो चाहते थे कि ये हमारे राजा हैं, हमारे देवता हैं, हम इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो हिस्ट्री में फैक्ट्स हैं, हम वैसा बताना चाहते थे। क्या है, पिछले 300 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास में ज़्यादा वर्णन नहीं दिया गया है। ये साजिश है या जानबूझ के किया गया है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैंने इस रोल के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मेरा सवाल दिमाग में ये आया कि स्कूलों में हमको पढ़ाया क्यों नहीं गया? एक भी सब्जेक्ट छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में रखा क्यों नहीं? यार, ये तो इतने बड़े योद्धा हैं, हम बेकार ही सुपरमैन, आयरन मैन कर रहे हैं बाहर। हमारे अपने सुपरमैन है यहाँ पर, हमारे अपने योद्धा हैं यहाँ पर, जिनको हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे जी। ये क्या बात हो गई? तो इसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर जब प्रेपरेशन हमने शुरू की, महाराज के बारे में जानना शुरू किया, तो और डीप घुसता चला गया। तो हिस्ट्री एक्यूरेट फिल्म थी। कोई रीज़न था कि 92 डेज चली है फिल्म थिएटर में, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, क्योंकि बहुत मन, भावना, श्रद्धा और एक बोलते हैं ना, पूजा से बनाया गया था फिल्म को। धीरे धीरे उस कैरेक्टर में ढलना और फिर ढल के बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था मेरे जी जी जी। क्योंकि रोज आप समझिए 26 किलो तक का कवच पहन के घोड़सवारी कर रहा हूँ धूप में, कड़क धूप में, और फिर रीटेक हो रहे हैं, 8-8 बार रीटेक होने पड़ रहे थे। बिकॉज कभी घोड़े यहाँ वहाँ जा रहे हैं, घोड़ों का अपना मूड होता है, उनको संभाल के रखो, वही सीरियस एक्शन, दौड़ाना भी है, रुकाना भी है कट बोलते ही। तो बहुत एक्सट्रीम था वो जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी फिल्म से मैं ये कहूँगा कि मुझे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल था। एक एज एन एक्टर इवॉल्व हुआ हूँ मैं उसमें, क्योंकि उसमें जो गहराइयाँ हैं, डिटेलिंग वर्क है, जिसमें महाराज एक टाइम पर सबके साथ लड़ रहे थे। औरंगजेब से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अपनों से भी लड़ रहे थे, अपनों के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स से भी लड़ रहे थे, और भारी ताकत ये जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका के सिद्दीक खैरियात और ये सब जो थे ना, जो स्लेव्स थे, उनको लाया गया था, स्लेव्स पकड़ के। तो जंजीरा किला एक था, वो आक्रमण करके वो कैसे ऑलमोस्ट जीत चुके थे। वो पूरी स्टोरी हमने पार्ट 1 में बताई है। अब इसका पार्ट 2 भी आना है। हमारा पार्ट 1 ही हुई, उसके बाद छावा आई। छावा के लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी फिल्म ने रीजनल एक स्टेट में किया, छावा ने ग्लोबली किया। इसमें जीत हुई हमारी किसकी? छत्रपति संभाजी महाराज की। विकी और मैं तो दोनों विनर हैं, हम सिर्फ पात्र थे, हम सिर्फ निमित्त थे। लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी लगी, क्योंकि मेहनत लगती है। ये कैरेक्टर ऐसा है, अगर आपको भी ऑफर किया जाए तो आप इस पोशाक, इस ढाल चाल में तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे पूरी तरह से, क्योंकि वो जिम्मेदारी है, वरना लोग हंसेंगे आपको अगर ऐसे को दिखते हैं कि महाराज बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो कहने का मतलब, छावा ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। छावा में पूरी फिल्म की स्टोरी 2.5 घंटे में दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि महाराज के जीवन में इतनी सारी चीजें हुई जो 2.5 घंटे में दिखाना नामुमकिन है। इसलिए हमारी फिल्म पार्ट 1 और पार्ट 2 में आ रही है। जितना भी छावा ने ब्रेक थ्रू उसमें किया 2.5 घंटे की फिल्म में, वो बहुत सराहनीय है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, वाकई मतलब छत्रपति संभाजी महाराज का जो कहानी है, वो मैंने उनकी जो बुक थी वो छावा, वो मैंने पढ़ी थी जी। तो उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। छावा इज़ अ वंडरफुल एफर्ट इनटू ब्रिंगिंग आवर हिस्टोरिक आइकॉन्स टू लाइफ। मैं तो कहता हूँ और ऐसी बड़ी फिल्में बननी चाहिए। श्री महाराणा प्रताप हैं, राणा सांगा जी हैं, भामा शाह है, दुर्गादास राठौड़ है, और चंद्रगुप्त मौर्य है। इतने सारे योद्धा हैं, इनकी आज हिस्ट्री नहीं पता आने वाली पीढ़ी को, और हम
कोरियन ड्रामा और ये सब में हम बाहर देख रहे हैं कंटेंट, जबकि हमारे पास अपने देश में कितना कंटेंट है, बिल्कुल सही। आप सोच नहीं सकते। और अभी भी धीरे धीरे डायरेक्टर्स एनलाइटन हो रहे हैं, जो अपने जो पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत के वक्त की कथाएं हैं, उनकी बेसिस पर अब धीरे धीरे फिल्में बननी शुरू हो रही हैं। तो इसलिए उस बात का मुझे ज़रा खुशी है, क्योंकि मैं महाभारत कर चुका हूँ। तो मैंने सी राजगोपालाचारी की महाभारत पढ़ी है। ओके। तो मेरे सब्जेक्ट्स ही ये रहे हैं जी। मुझे धार्मिक ऐसे ये किताबें, महाभारत की किताबें, रामायण बहुत भाती हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं नॉवेल पढ़ने कम वाला इंसान हूँ, मैं एक ये सब पढ़ के, या विक्रम बेताल और ये सब मुझे बहुत पसंद आता है पढ़ना। मैं देख रहा हूँ कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, और आपने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में करी, और फिर मराठी फिल्म भी करी। तो मतलब एक इतनी सारी भाषाओं की जानकारी, इसके पीछे मतलब क्या मोटिवेशन था, और आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी? काम की भूख थी, मोटिवेशन काम करते रहना चाहिए। कोई ऐसा सोच के नहीं आया था कि लैंग्वेज ही सीखना है जी। जहाँ भी काम मिला करो और दिखाओ, अपना वर्चस्व दिखाओ, अपना कोशिश करो, एज एन एक्टर दिखाओ अपनी ताकत। करना है ना, तुम जाओ काम करो, डजंट मैटर वो उड़िया फिल्म है या बंगाली फिल्म है या बोलो कन्नड़ा फिल्म है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री से मिला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में करी हैं एज ए हीरो एंड विलन दोनों। तो ओवरऑल मोटिवेशन यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑडियंस को रीच आउट कर सकूं, क्योंकि जब फिर फाइनली ये सारी भाषाओं की फिल्में जब करके मैं हिंदी फिल्मों में आऊँगा तो सब कनेक्ट रह चुके होंगे। सब ने बोला होगा हाँ मैंने इनको इस फिल्म में देखा, जो मराठी फिल्म थी। कोई कर्नाटक का मेरा भाई बंधु बोलेगा अरे मैंने इनको कर्नाटक, और क्या कन्नड़ा बोलते हैं, चलो मैं इसकी फिल्म देखने जाऊँगा। ये कनेक्ट चाहते हैं, एज एन आर्टिस्ट हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं। क्या हम जब अपनी फिल्में लेकर आए, तुम आओ, तुम देखो, एंजॉय करो फिल्म। कोशिश हमारी ये रहती है कि अच्छी फिल्म बना के हम देख कर तुम क्रिटिसाइज करो, हाँ अच्छी है नहीं है, बिल्कुल आपको पूरा उसमें स्वतंत्रता है इसमें, और हम उसके लिए रेडी हैं। ऐसी कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल। बेस्ट से बेस्ट फिल्म, ऑस्कर से ऑस्कर विनिंग फिल्म भी किसी ना किसी को नहीं पसंद आती। कोई बोलता ही है कि क्या बेसिस पे दिया हुआ है, तो ओपिनियंस तो अलग अलग होते हैं, बट टू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस है मेरा पर्सपेक्टिव, बस और कुछ नहीं। इस फिल्म में आपके अपोजिट पलक तिवारी हैं, जो मतलब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। आपका कैसा अनुभव रहा उनके साथ? देखिए, जब हम शूटिंग कर रहे थे तब वो भी शुरुआत कर रही थी जी। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी एक म्यूज़िक एल्बम से भी हुई और एक हाथ 2 फिल्मों से भी हुई। वैसे वो हमारी जूनियर है फिल्मोग्राफी में, लेकिन बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है। क्योंकि मैं यही कहता हूँ, अभी दूसरों को भी मैंने यही कहा कि पलक ने अपनी मेहनत से जितना भी किया है उसे आप देखकर, आज आपने जैसे अभी कहा कि आपकी कोस्टार पलक तिवारी, आपने ये नहीं कहा कि श्वेता तिवारी की बेटी है, तो ये उन्होंने मेहनत से अपने हासिल करी है। कोई उनको ये नहीं बोलता कि स्टार किड है, तो वो उनका क्रेडिट उनको देना चाहिए। साथ ही में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैं बहुत क्विक थी, रॉ थी। देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं ना तो आप बड़े रॉ होते हैं, कंडीशंस नहीं होती, ऐसा ब्लेंड तो ऐसा ब्लेंड, ऐसा ब्लेंड तो ऐसा ब्लेंड। तो मेरी उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और जितने भी हमारे सीन्स थे, हमारी वो टांग खिंचाई चलने की एक दूसरे के साथ, प्लेफुल एनवायरनमेंट में। मुझे ना सेट पर एक बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट का रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रेस में नहीं आता मैं कभी सेट पे, या कोई अगर मुझे लगा कि स्ट्रेस पे एनर्जी कोई है सामने, तो थोड़ा सा उससे दूरी बना के जाके बैठता हूँ, क्योंकि उससे फिर पूरा वो कंटेजियस है एनर्जी। फिर अभी मुझे अगर स्विच होके एकदम हैप्पी गो लकी हंसते खेलते करना है, और अगर झगड़ा हो जाए सेट पर, तो फिर वो फोर्स लगता है फिर पूरा। तो शुरुआत से हमारी दोनों की हमेशा इक्वेशन ऐसी रही कि यार हंसते खेलते बनाते हैं पिक्चर, और 43 डेज में हमने फिल्म खत्म करी है। एक्शन फिल्मों को 100 दिन लगते हैं, 80 दिन लगते हैं। टीनू वर्मा एक्शन कोरियोग्राफर है हमारे, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड विनर है। कितना जिद्दी, ऐलान, जितने भी एक्शन, गुड्डू धनवा जी की भी फिल्में करी उन्होंने जी। तो इतने जुर्रम खान जब आपके साथ है तो वातावरण तो अच्छा होना ही था। आज आप दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आने का अनुभव कैसा रहता है आपका? क्या करना पसंद करते हैं? बस गर्मी में नहीं आना पसंद करता। अक्टूबर नवंबर में आना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा है, जब भी दिल्ली आता हूँ थोड़ा अपनापन लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग, मेरे एक बॉडी बिल्डिंग की जो फैन बेस है ना मेरा, वो यहाँ की है। महाभारत और बॉडी बिल्डिंग की जो मेरे फैन बेस है ना, जितने भी जो लौंडे हैं कॉलेज जाने वाले और अनु भाई वाले, वो सब यहाँ के। तो अगर पता चल गया कि दिल्ली आए हैं तो होटल आ जाते हैं, रिसेप्शन में आता भाई नीचे आओ फोटो लेना है, आप मना नहीं कर सकते।
तो एक लगाव रहा है, स्पेशली विंटर्स में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है मुझे करने में। अगर मैं सबको कहता हूँ सर्दी एक्सपीरियंस करनी है तो तुम दिल्ली जाओ, क्योंकि बॉम्बे के लोग ज़रा भी बॉम्बे में ठंडा हुआ तो वो ठंडी लग रही है, अरे कुछ नहीं है, दिल्ली का आदमी तो यहाँ पर बनियान में घूमे बिंदास। तो आपने बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई Thank you हमारी, so much, thank you. इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, अनूप जी। थैंक यू सो मच।